हमारे पास आर्टम 19 का क्वेश्चन है मंडे लिमिटेड। इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द बैलेंसेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज ऑन 1 Jan 2018। हमारे पास दो एसेट्स हैं, ऑफिस बिल्डिंग, इक्विपमेंट, उनकी कॉस्ट है और उनकी अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन। जैसे हमने 16 में पढ़ा था, जब हमारे पास एसेट्स होते हैं तो हम उसका एक वर्किंग नोट बनाते हैं। तो अब हमारे पास अभी तक पहली लाइन पढ़ने के बाद दो तरह की इंफॉर्मेशन है, जिसमें हमने देखा कि एसेट की कॉस्ट क्या है और उनकी अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन क्या है। तो हम वर्किंग वन पे चलते हैं। हमें पता है हमारा ये फॉर्मेट है। दो एसेट्स हैं हमारे पास, ऑफिस बिल्डिंग, इक्विपमेंट। ये हम मल्टीपल कॉलम्स बनाते रहे 16 में। हमने क्या करना है, हमने जो मिक्स टॉपिक्स हैं उसका क्वेश्चन किस तरीके से करना है, जिस रेलेवेंट स्टैंडर्ड में हमने जो फॉर्मेट यूज किए थे उन्हीं को यूज करना है, ताकि हमारी जिंदगी आसान रहे। चले जी, हमने यहाँ पे देखा 240 एंड 190 1 जनवरी 2018। 1/1/18 मेरे पास बिल्डिंग की कॉस्ट है 240 और यहाँ पे 1/1/18 पे मेरे पास यहाँ इक्विपमेंट की कॉस्ट है 190। वापस चलते हैं, और क्या है जी, अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन है 36 एंड 60। 36 यहाँ पे है, 60 यहाँ पे है, तो साथ ही हम इनका नेट बुक वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे हो गया मेरे पास 204 और यहाँ पे हो गया मेरे पास 130। बाकी मेरे कॉलम ऐसे फिल हो जाएंगे। तो हमने अभी जो पहली लाइन पढ़ी हमने उसको अपने फॉर्मेट में पुट कर दिया। आगे चलते हैं। रीवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटेड टू द ऑफिस बिल्डिंग एज एट 1 Jan। 1 जनवरी 2018 पे रीवैल्यूएशन सरप्लस 8.5 है। किसका? ऑफिस बिल्डिंग है। इसका मतलब है ये जो हम नोट बना रहे हैं यहाँ पे 1 जनवरी 2018 पे रीवैल्यूएशन सरप्लस भी आ रहा है ऑफिस बिल्डिंग का। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 8.4 रीवैल्यूएशन सरप्लस 8.5। ये मैंने ये लाइन पढ़ के इसको पुट कर दिया। अब मैं चलता हूँ आगे। सेकेंड एडजस्टमेंट ऑन 1 September 18, यानी कि अभी हमने इसको स्टार्ट किया है 1 जनवरी 2018 पे। 1 सितंबर का मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 महीने हुए। A new equipment was acquired by making payment of 70 million to the supplier। नया एक इक्विपमेंट परचेज हुआ है जिसके अगेंस्ट हमने पे किए हैं 70 million। An old equipment was also given in exchange to the supplier। Fair value of the old and new were assessed at 2193। इसका मतलब है कि ये हमने कैश पे किया है और ये हमारे पास ओल्ड की फेयर वैल्यू है, 93 हमारे पास न्यू की फेयर वैल्यू है। ओके, द ओल्ड इक्विपमेंट हैड बीन एक्वायर्ड एट कॉस्ट ऑफ, तो ये जो उसकी परचेज थी, परचेज कॉस्ट कितनी थी जब हमने इसको खरीदा था? 40 मिलियन। और ये कब खरीदा था? 1 जुलाई 2016 को। कॉस्ट इनकर्ड ऑन इंस्टॉलिंग ऑफ न्यू इक्विपमेंट वाज, इंस्टॉल करने की जो कॉस्ट है वो है 5। तो दूसरी एडजस्टमेंट में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन किस चीज से रिलेट कर रही है? एक्सचेंज से, कि हमने इक्विपमेंट नया इक्विपमेंट हमने खरीदा है 70 मिलियन का। पुराने की फेयर वैल्यू भी गिवन है, नए की फेयर वैल्यू भी गिवन है। और ये जो हमने खरीदा था 1 जुलाई 2016 पे 40 मिलियन को, और इसको इंस्टॉल करने की कॉस्ट लगी थी 5 मिलियन। अगर सिर्फ जो नया एसेट ले रहे हैं, अगर वो उसकी फेयर वैल्यू गिवन है तो उस पे नया एसेट रिकॉर्ड करते हैं, नए आने वाले एसेट की। यहाँ पे नए वाले की फेयर वैल्यू, न्यू की फेयर वैल्यू है 93
ओल्ड वाले की है 21। अगर सिर्फ ये हो ओनली, अगर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन है ओनली, अगर सिर्फ ये हो तो फिर इसकी फेयर वैल्यू प्लस माइनस पेमेंट। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो तब भी ये यूज करना है कि दोनों की फेयर वैल्यू। अब 21 प्लस माइनस कैश और इंस्टॉल करने पे 5, 96 का नया एसेट बना। अब चूंकि हम एक्सचेंज का सिनेरियो देख रहे हैं, तो एक्सचेंज के सिनेरियो में क्या होता है, हमने 3 सिनेरियो पढ़े हुए हैं कि अगर सिर्फ न्यू की फेयर वैल्यू गिवन हो उस पे नया एसेट रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ ओल्ड की फेयर वैल्यू गिवन हो तो इसके साथ ओल्ड की फेयर वैल्यू प्लस माइनस कैश पेमेंट। अगर फेयर वैल्यू दोनों की गिवन हो तो ये दूसरे वाला सिनेरियो फॉलो करते हैं, यानी कि अगर नए की फेयर वैल्यू गिवन होती तो सिर्फ इसको पकड़ लेते, पुराने की फेयर वैल्यू सिर्फ, ये मैं ओनली की बात कर रहा हूँ, तो इसको पकड़ लेते, यानी कि पुराने की फेयर वैल्यू प्लस माइनस कैश। अगर दोनों की फेयर वैल्यू हो फिर ये सेकंड ऑप्शन यूज करते हैं। तो इसको हम यूज करेंगे, यहाँ पे दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है, तो एक तो मेरे पास आ गई पुराने की फेयर वैल्यू 21, मैं इसको यूज करूंगा। ये जो कॉस्ट बनेगी फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड 21, फिर प्लस माइनस कैश, मैंने कैश पे किया है 70 मिलियन। और यहाँ पे अब अगर मैं देखूं तो ये दो फेयर वैल्यू में से एक यूज होगी, ये डन हो गया। 70 मिलियन का कैश दिया, ये भी डन हो गया। इसको इंस्टॉल करने पे मेरा 5 मिलियन लगा है, इसको भी मैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट में ऐड कर लूंगा, तो ये मेरे पास हो गया 96 का नया एसेट। और ये डेट क्या है, डेट है जी 1 सितंबर। अब जब मैंने ये कॉस्ट निकाल ली है न्यू एसेट की, मेरे पास ये ऑफिस इक्विपमेंट है, ओपनिंग चल रहा है, इसका मतलब मैंने अपने पास एडिशन ढूंढ ली है कि कितना एसेट ऐड होना है, दैट इज फॉर 96। अब मुझे डिस्पोजल, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंसेज हैं, इसमें से मैंने डिस्पोजल जो डिलीट हुआ है, जो डिस्पोज हुआ है, जो सेल हुआ है, उसको लेस करूंगा, एडिशन को ऐड करूंगा, 96 एडिशन आ गई। अब जो डिस्पोजल है उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मुझे देखना पड़ेगा ये मैंने कब खरीदा था। ये मैंने खरीदा था जी 1 जुलाई 2006। इस दिन कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट थी मेरी 40 मिलियन, और ये मैंने 1 जुलाई 6 को परचेज किया था। अब जाहिर है 1 जुलाई 6 से मैंने, आज क्या डेट है, 1 सितंबर 18, 1 सितंबर 18, 1 सितंबर 18, यहां तक मैंने आना है, तो मुझे इसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, इसकी अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ताकि इस दिन एसेट मेरे पास WDV पे आ सके। अब मुझे डेप्रिसिएशन करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, वो देख लेते हैं इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, वो हमें क्वेश्चन में मिल जाएगी। आगे है कंस्ट्रक्शन की बातें, ओके। फिर यहाँ पे फाइनेंस थ्रू कंस्ट्रक्शन की बातें हैं। 31 दिसंबर पे रीवैल्यू हुआ, ओके, ये आ गया। यहाँ पे अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, ये है क्या, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट को मैं पढ़ता हूँ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 20% पे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 20% पे, यानी कि ये जो मैंने 40 मिलियन का एसेट लिया था, इसको मुझे 20% पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, जो मैंने एसेट लिया था, कब लिया था जी, ये मैंने लिया है 1 जुलाई 2000, ये 6 है कि 16 है, ये मैं दोबारा देख लेता हूँ, ये 16 है, ये मैंने 6 लिख दिया, 16। इसका मतलब है कि मेरे पास आ गया 20% और मेथड आ गया
रिड्यूसिंग बैलेंस। तो मैं 2016 को कैसे डेप्रिशिएट करूंगा? 40 इंटू 20%। ईयर एंड की इंफॉर्मेशन भी हमें देखनी पड़ेगी। ईयर एंड की इंफॉर्मेशन क्या है जी? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, यानी कि दिसंबर ईयर एंड है। जब मैंने जुलाई पे खरीदा, इसका मतलब ये मेरे पास 6 महीने इस साल रहा, ये आ गई फिर। अब मैं आ जाता हूँ, क्योंकि मैंने इस डेट तक आना है। 40 माइनस 4 इंटू 20, अब यहाँ पे पूरा साल है, यहाँ पे आ गई मेरे पास 7.2। अब मैं आ जाता हूँ 2018 में, 40 माइनस 4 माइनस 7.2 इंटू 20%। 1 सितंबर तक मेरे पास टाइम बन गया 8 महीने, तो ये बन गई 3.84। जब इन तीनों को मैं सम करता हूँ तो ये बन जाती है 15.04। ये मेरे पास आ गई उस एसेट की डेप्रिसिएशन जिसने डिस्पोज हो। अब मैंने देख लिया कि जिसको मैंने डिस्पोज करना है उसकी डेप्रिसिएशन ये है, उसकी कॉस्ट ये। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे 1 सितंबर 18। सबसे पहले डिस्पोजल को निकालता हूँ, ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरी डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट। यहाँ पे चूंकि नेट बुक वैल्यू आती है तो मैं नेट बुक वैल्यू इस तरीके से कर लूंगा 1। चल इसको अभी नेट नहीं करते, इसमें एडिशन करते। ये मेरे पास आ गई डिस्पोजल की डिटेल। अब मैं आ जाता हूँ एडिशन पे। एडिशन मेरी हुई थी 96 पे, 96, और नेट बुक वैल्यू में भी 96। हम अगर रिक्वायरमेंट पे जाएं तो रिक्वायरमेंट में क्या है? रिक्वायरमेंट में है इन अकॉर्डेंस विद IFRS प्रिपेयर अ नोट। हमने नोट बनाना है जैसे हम IAS 16 में बनाते थे, एग्जैक्टली वही नोट बनाना है। बट इसमें अब हमारे पास मल्टीपल स्टैंडर्ड्स हैं। अभी तक जो हमने दूसरी एडजस्टमेंट तक पढ़ा है हमारे पास 16 ही है। तो नोट बनाना है, इसका मतलब मुझे डिस्पोजल की कैलकुलेशन यहाँ पे एडिशन डिलीशन तक एनफ है। मुझे इसके आगे कोई एंट्रीज वगैरह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ही नोट बनाना है। अब मैं इसको जब नेट करूंगा 246 हो जाएगा, 44.96, और यहाँ पे नेट बुक वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 201.4। और ये मेरा इस डेट पे एडिशन डिलीशन की एंट्री हो गई। मैंने कैलकुलेशन की, पुराना एसेट जो दिया उसकी डेप्रिसिएशन, और मैंने एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट्स यूज करते हुए नए एसेट को मैंने क्या किया? ऐड कर दिया एडिशंस के तौर पर। अब चलते हैं वापस क्वेश्चन पे, तीसरी एडजस्टमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। On 1st Jan 2018, ML commenced construction of manufacturing plant. The whole process of assembling installation was completed on 31 अक्टूबर 2018। उसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया एक प्लांट की। ओके, however the work was stopped 16 से 31 अगस्त तक वर्क स्टॉप हो गया। ओके, ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड रेन। अब ये वो वाला स्टॉप नहीं है जो फर्ज होता है ना, अनएक्सपेक्टेड रेन। ओके, टोटल कॉस्ट ऑफ ₹660 million incurred on the plant was paid under। ये पेमेंट की डिटेल। ओके, एक दफा इस पूरी एडजस्टमेंट को पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है इसके साथ। द प्लांट वाज फाइनेंस्ड थ्रू अ बैंक लोन, 500 मिलियन का हमने लोन लिया। obtained on 1st March 2018। Loan carries a markup of 18% payable annually. Surplus funds available from the loan were invested in a saving account and earned 17 million। हमने कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट की? 1 जनवरी 2018। कंप्लीट कब हुई? 31 अक्टूबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये बन रहे हैं 11 महीने। ओके, इसके लिए हमने लोन लिया कब? 1 मार्च को। ये हमारे पास मंथ 10 बनते हैं जी। अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर, दिसंबर 2 महीने, ये करेक्शन होगी 10 महीने।
अच्छा, जो हमारे पास फंड बचे उसको इन्वेस्टमेंट की, उसकी इन्वेस्टमेंट की तो 17 मिलियन हमारे पास इन्वेस्टमेंट इनकम आई, और जो लोन लिया था उस पे रेट है 18%। इसका मतलब है अब ये जो एडजस्टमेंट नंबर 3 है ये हमारे पास है बोरिंग कॉस्ट। अब चूंकि बोरिंग कॉस्ट में हमने सीखा था कि हमने एसेट की कॉस्ट को अकोमोलेट करना है कि एसेट कितने का है। अब ये कंप्लीट होना है 31 अक्टूबर। इसका मतलब है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी कन्वर्ट हो जाएगा एसेट में 31 अक्टूबर 2016। इसका मतलब हमें इसकी वर्किंग बनानी पड़ेगी। ये मेरे पास अगले महीने की पहली तारीख को आएगा कंस्ट्रक्टेड एसेट, क्योंकि जब 31 अक्टूबर को ये कंप्लीट होगा तो अगले ही दिन या उसी दिन ये मेरे पास एसेट में कन्वर्ट हो चुका होगा। मुझे ये वैल्यू चाहिए। हमने वहां पे IS-23 में CWIP कैलकुलेट करना सीखा और हमने कहा था जैसे ही काम कंप्लीट होगा CWIP खत्म हो जाता है और एसेट क्रेडिट हो जाता है। CWIP खत्म हो जाता है, वो खत्म होके एसेट को जनरेट करता है। चले, अब इसका मतलब हमें IS-23 इस पे पूरा अप्लाई करना पड़ेगा। उसको अप्लाई करते हैं। हमारे पास स्पेसिफिक बोरोइंग के ये फॉर्मेट है। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या डाटा अवेलेबल। हमने लोन कितना लिया है जी? 500 मिलियन। यहाँ पे हम पुट कर देंगे लोन की अमाउंट 500 मिलियन। अब देखते हैं क्या कहीं पे लोन की रीपेमेंट हुई। उसने कहा जी ये टोटल कॉस्ट 600 मिलियन इनकम ऑन द प्लांट वाज पेड एट फॉलोड फर्स्ट पेमेंट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसका मतलब है कि ये सारी कॉन्ट्रैक्टर को गई हैं, कोई बैंक को नहीं गई। इसका मतलब पूरी की पूरी अमाउंट के ऊपर मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। रीपेमेंट कोई नहीं है, पूरे का पूरा बैलेंस में पड़ा हुआ है। 18% इसका रेट था। डेट क्या थी? 1 मार्च। और हमारा एसेट मैंने कहा था ये टू डेट होनी चाहिए ईयर एंड। अगर वो कंप्लीट हो रहा है ईयर एंड से पहले तो वो डेट आ जाएगी। तो यहाँ पे है 31 अक्टूबर। यहाँ पे मेरे पास बन गए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 महीने बन गए। ओके। फिर हमने यहीं पे एक इंफॉर्मेशन पढ़ी कि 16 से 31 अगस्त तक एक ऐसे काम की वजह से, एक ऐसे रीजन की वजह से काम रुका रहा जो फर्ज नहीं थी। इसका मतलब हमने इस टाइम का इंटरेस्ट नहीं लेना। तो मैं आधा महीना माइनस कर दूंगा। ये मेरे पास टाइम हो गया 7.5 महीने। जब मैं 500 को 18 से मल्टीप्लाई करूंगा, 500 इंटू 18% इंटू 7/5/12, तो मेरे पास इंटरेस्ट की अमाउंट बनेगी 56.25। ये इंटरेस्ट वो है जिसने एसेट की कॉस्ट में ऐड होना है। ओके। इसके अलावा उसने कहा था कि जो हमारे पास फंड पड़े हुए थे हमने उसको इन्वेस्ट किया, तो सीधा सीधा उसने आंसर दे दिया 17। तो मैं कैपिटलाइज की अमाउंट कैसे निकालूंगा? यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 56.25। इन्वेस्टमेंट इनकम को लेस करूंगा, ये मेरे पास आ गया 39.25। एसेट की कॉस्ट कैसे बनेगी? जितनी मैंने पेमेंट्स की हैं वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई आपने 660 मिलियन पे किया। तो जो पेड टू कॉन्ट्रैक्टर है ये भी मैंने 23 में बताया था कि जितनी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट्स होनी है वो सारी आ जाएंगी। और आपका जो इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना है वो आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक है तो उसको हम ले लेंगे। ये मेरे पास बन गया 699.25। इस जब ये कंप्लीट हुआ तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इस एंट्री के थ्रू कन्वर्ट हो गया एसेट में। इसका मतलब है अब यहाँ पे मैं वो फिगर लिख सकता हूँ जो मुझे चाहिए थी, 699.25।
जिस स्टैंडर्ड की जो एडजस्टमेंट आए, जो आपने फॉर्मेट किए, मैं उन्हीं को यूज कर, क्या मैं कुछ नया कर रहा हूँ? अदरवाइज आप मिक्स सवाल जब आईकैप के सोल्यूशन से दिखाएंगे तो गारंटी आप घूम जाएंगे। मैं क्या करता हूँ कि जिस फॉर्मेट में हम पढ़ते हैं उसी में उसको ढाल लेता हूँ, उसी में करवाना होता है। अब चलते हैं हम अगली एडजस्टमेंट की तरफ। तीसरी एडजस्टमेंट तक हमने कर लिया, पढ़ लिया और उसको हमने पुट कर दिया अपने डिफरेंट वर्किंग्स में। अब आते हैं फोर्थ पे, कहते हैं जी 31 दिसंबर 2018, इसका मतलब हम साल के एंड पे आ गए। रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, हमारे पास दो एसेट थे, ऑफिस बिल्डिंग, इक्विपमेंट। अब ये नया हमारे पास प्लांट ऐड हुआ था जो बोरिंग कॉस्ट के थ्रू हमने उसको कैपिटलाइज किया। चले, अभी हमारे पास आ गई ऑफिस बिल्डिंग जो उसकी फेयर वैल्यू है 178 मिलियन। अच्छा जी, प्रिसाइज वैल्यू और इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन फॉर्म ठीक है। वैल्यू इन यूज ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग एज 31 दिसंबर 2018 was estimated as 186। फेयर वैल्यू है 178, वैल्यू इन यूज है 186। इसका हायर वो हमारी है रिकवरेबल अमाउंट, दैट इज 186। 178 लिया हुआ है क्योंकि उसने सिर्फ 16 के हिसाब से किया हुआ है। हमने डिस्कस किया हुआ है जब वो कहेगा कि स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो 16 और 36 आएगा और इस तरह की सिचुएशन पे 36 लगेगा तो हम 186 के साथ जाएंगे। हमने लेना है 186 हायर, ये हमारी हो गई रिकवरेबल अमाउंट। अब हम चलते हैं अपने वर्किंग नोट के ऊपर। यहाँ पे है मेरे पास ये कौन सा था, ऑफिस बिल्डिंग थी। साल के एंड पे 31/12/18 पे मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट आ गई 186 यहाँ पे। अब आपको पता है कि जब मैं इम्पेयरमेंट या रिवैल्यूएशन करता हूँ तो पहले वहां तक आके उसकी डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना पड़ता है, यानी कि पहले मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। अगेन मैं बता दूं, आई कैप के सोल्यूशन में ये 178 लिया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, उसने आई 16 के हिसाब से हल किया है तो 178 है। हमें इस एसेट को 1/1/18 से 31/12/18 पे लाना है। ऑफिस बिल्डिंग 20 साल, स्टेरिक लगा हुआ, रिमेनिंग लाइफ एट द डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन, ओके, और रिवैल्यूएशन मॉडल है, ठीक हो गया जी। मैं इसको डेप्रिशिएट करता हूँ 20 साल के हिसाब से। 31/12/18 पे डेप्रिसिएशन बनेगी 20 साल। ये मेरी पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये कितनी बनती है, 10.2। इसका मतलब ये फिगर हो गई 46.2। यहाँ पे 10.2 होगी माइनस, अच्छा ये 8.6 भी है हमारे पास सरप्लस, इसको भी 20 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से सरप्लस निकल के चला जाएगा रिटेन अर्निंग। डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की 10.2, ये आ गया। ये मेरे पास नेट करके इसको मैं 186 को नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पे नेट करके फिगर आ गई जी मेरे पास 193.8। ये पूरे का पूरा 240 आ गया और ये 46.2 आ गया। अब जब हम किसी एसेट को रीवैल्यू करते हैं, जब किसी एसेट को रीवैल्यू करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, हम अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं, एसेट को क्रेडिट करते हैं। ये मेरे पास डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है 46.2, एसेट क्रेडिट, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, इसका आ गया ये बैलेंस। अब इसको मुझे लेकर आना है यहाँ पे 7.8 मुझे कम करना पड़ेगा तो मेरा एसेट हो जाएगा 186। यहाँ पे इसका कैरी डाउन लेना चाहिए था, ये है 8.1। अब हमें पता है कि जब सरप्लस आता है
तो हम देखते हैं पहले लॉस कितना पड़ा है, जब लॉस आता है तो देखते हैं सरप्लस कितना पड़ा है। अब ये लॉस है तो ये 7.8 यहीं पे एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पे आगे कुछ नहीं जाएगा, ये डेप्रिसिएशन मेरे नील हो गई। तो मेरा एसेट कितने से कम होना चाहिए, 7.8 से कम होना चाहिए। तो ये भी हो जाएगा 186 का। पहले हमने इस एंट्री को पास किया, डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, फिर हमारे पास रीवैल्यूएशन लॉस आ गया, इसको हमने किया क्रेडिट, एसेट यानी कि कम कर दिया, और जो अवेलेबल सरप्लस था उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया। अब ये मेरे पास बच जाएगा 0.3 रिवॉल्यूशन सरप्लस में। तो हमने डिस्कस किया ये कि आईकैप ने यूज किया हुआ है 178 सॉल्यूशन में। हमने पढ़ा हुआ कि एज पर स्टैंडर्ड्स हो तो हमने इसका हायर देखना है। हमने हायर पकड़ा 186 कि जब हम रिकवरेबल अमाउंट पकड़ रहे हैं, रिकवरेबल अमाउंट, और वो 186 है, इसका मतलब हम इम्पेयरमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो इम्पेयरमेंट में जाते हुए आप अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट नहीं करते, ये हमने किया, तो ये 46.2 हो जाना चाहिए। ओके, और ये हमारा हो जाना चाहिए 240। तो ये हमने एक समझने की थ्योरी 1 डिस्कस की। थ्योरी 1 क्या कि फेयर वैल्यू है, वैल्यू इन यूज है, एज पर स्टैंडर्ड है, हमने इसको हायर करना। हायर सिलेक्ट किया, हम आए वर्किंग वन पे, हमने वो रिकवरेबल अमाउंट लिखी, इसमें से जितना डिफरेंस था वो निकाला। और जब आपको पता है इम्पेयरमेंट लॉस हो तो पहले देखते हैं कि सरप्लस कितना पड़ा है, पहले उसको चार्ज करते हैं, फिर आप रिमेनिंग को ले जाते हैं रीवैल्यूएशन लॉस में या इम्पेयरमेंट में। अब आते हैं थ्योरी 2 पे। थ्योरी 2 पे हम सिर्फ 16 अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं जी इसी का 178। अब जब 16 अप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब है कि हमें ये एंट्री पास करनी पड़ेगी, हम डेप्रिसिएशन करेंगे एलिमिनेट। तो डेप्रिसिएशन होगी 0 और यहाँ पे हो गया 46.2 माइनस। जब हम 193.8 को 178 पे लेकर आएंगे तो हमारा डिफरेंस आएगा 15.8। यहाँ पे इसकी जगह पे हो जाएगा 15.8 और ये हमारा हो गया 178। इसका मतलब यहाँ पे मजीद हमारा 15.8 भी माइनस हुआ और यहाँ पे आ गई कैरिंग अबाउट 170। 15.8 आ गया, इसका मतलब सरप्लस में हमारे पास 8.1 पड़ा हुआ, ये हमने माइनस किया, ये नील हो गया। 7.7 बच्चा वो हम ले गए रिवैल्यूएशन लॉस में। ये हमारी होगी थ्योरी 2, यानी कि हमने पहली जो डिस्कशन की उसमें हमारा क्या था कि फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज, हायर पकड़ा, रिकवरेबल अमाउंट। अब चूंकि हम इम्पेयरमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ हमने 186 को यूज करके इम्पेयरमेंट चार्ज की 7.8, और इम्पेयरमेंट आ जाए तो पहले देखते हैं सरप्लस कितना पड़ा है, लॉस कितना पड़ा है, उसको एडजस्ट किया तो हमने ये ट्रीट कर दिया, ये बात। अब दूसरे नंबर पे आते हैं थ्योरी 2, सिर्फ 16 हमने अप्लाई किया। उसमें हमने जब 16 की बात करते हैं तो हम फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज हमारे लिए ये इररेलेवेंट हो जाती है। 178 को पकड़ा हमने, यहाँ पे 178 रखा, 193.8 को 178 पे लाए तो 15.8 कम होगा तो हमारा 178 होगा। अब उससे पहले हमें डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करनी पड़ती है, वो हमने एंट्री की डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। देन हमारा एसेट क्रेडिट हुआ तो हमने एसेट को क्रेडिट करके जो अवेलेबल था सरप्लस उसको डेबिट किया और बाकी हम उसमें रिवैल्यूएशन लॉस में थे। अब सवाल ये पैदा होता है, ये हमने थ्योरी 1 और थ्योरी 2 की बात की, क्योंकि जब हम थ्योरी 1 अप्लाई कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया कि आई कैप ने 178 यूज की। सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं डायरेक्ट वो जो चीज आनी है स्ट्रेट अवे वही कर दूं तो जो चीज अभी समझाना मकसद है वो अचीव नहीं होना। अब जब हम दोनों चीजों को डिस्कस कर रहे हैं तो इंशाल्लाह वो चीज नहीं भूलेगी। मकसद क्या था कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्ट करना है।
उसके लिए हमें जाना पड़ेगा क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन पे आ गए, हमने देखना है ऐसी ही यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन है जिससे हम थ्योरी 1 यानी कि हमने IS 36 को अप्लाई करना है, थ्योरी 2 जिसमें हमने IS 16 को अप्लाई करना है। यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है ये वाली, इसमें ये लाइन कह रही कि ML अकाउंट्स फॉर रीवैल्यूएशन, यानी कि थ्योरी 1 इम्पेयरमेंट था, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग थी, थ्योरी 2 16 यानी कि रीवैल्यूएशन, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, यानी कि वैल्यू बढ़े या कम हो रीवैल्यूएशन। तो उसने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि रीवैल्यूएशन लगानी है नेट रिप्लेसमेंट में। हमने दो मेथड डिस्कस किए थे, एक था एलिमिनेशन मेथड और दूसरा था रीस्टेटमेंट मेथड। बेसिकली एलिमिनेशन मेथड नेट रिप्लेसमेंट मेथड होता है और रीस्टेटमेंट मेथड होता है ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड। ये नॉर्मली यूज होता है, इसी के क्वेश्चन आते हैं, यही वो क्वेश्चन में मेंशन करता है, इसी की बेस पे हमने हल करना होता है। तो यहाँ पे उसने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई ये जो दो थ्योरीज हैं, आपने इसमें से रिवैल्यूएशन पे जाना है यानी कि 16 पे जाना है, और मेथड कौन सा यूज करना है, नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड यूज करना है, और जो आपके पास सरप्लस वगैरह है उसको आपने रेगुलर बेसिस पे रिटेन अर्निंग में भेजना है। तो अब हम वर्किंग पे वापस जाते हैं। जो हमारी थ्योरी 1 थी उसमें हमने इम्पेयरमेंट चार्ज किया था 186 को लेकर, थ्योरी 2 में हमने 178 को यूज किया, और उस जब हम थ्योरी 2 पे आते हैं यानी कि 16 पे आते हैं तो डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करनी पड़ती है, जिससे एसेट हमारे कैरिंग अमाउंट पे आ जाता है। फिर हम सरप्लस को या रिवैल्यूएशन लॉस को चार्ज करते हैं। यहाँ पे रिवैल्यूएशन लॉस हुआ, ये हमने एसेट को कैरिंग वैल्यू 178 कर दी, यहाँ पे 178 आ गया, डेप्रिसिएशन एलिमिनेट हो गया। जब हमने, अब ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ये गया तो ये हो गया नील, और बैलेंस अमाउंट आ गया हमारे पास रिवैल्यूएशन लॉस में। तो ये हमें क्वेश्चन बताएगा कि आपने किस डायरेक्शन में चलना है। जब हम सवाल में ये डिस्कस कर रहे थे कि आई कैप ने 178 लिया हुआ है, तो वहां पे कंफ्यूजन बनी इसलिए सबके लिए, या कंफ्यूजन होनी चाहिए सबको, कि 186 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सोल्यूशन में 178। तो अब हमें हमेशा याद रहेगा कि भाई ये और ये दो सिनेरियो 1 एंड 2, हमने करना क्या है, हमने क्वेश्चन से हेल्प लेनी है कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ पे उसने जब स्पेसिफाई कर दिया तो अब हमारे पास थ्योरी 1 हो जाएगी खत्म, थ्योरी 2। हाँ, अगर वो इस जगह, इस पैरे की जगह पे वो ये मेंशन कर दे कि भाई आपने क्या करना है, आपने इंपेयरमेंट टेस्ट करनी, तो फिर थ्योरी 2 खत्म हो जाएगी, थ्योरी 1 आ जाएगी। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर वो क्वेश्चन में ना बताए कि 16 में जाना है या 36 में जाना है, तो नॉर्मली जो ट्रेंड देखा गया है आई कैप के सोल्यूशन में, आप IS 16 को सिर्फ फॉलो कर लो, यानी कि वो स्पेसिफिकली अगर मेंशन नहीं करता है इंपेयरमेंट टेस्टिंग का, तो आप, अगर उसने कुछ भी नहीं मेंशन किया, तो आप भी ये अज्यूम ना करें कि मैंने इंपेयरमेंट टेस्ट करनी है, आप 16 पे रहें, आप रिवैल्यूएशन लॉस पे आ जाए। अब जब हमने ये हल कर लिया, क्वेश्चन में क्या था, किस डेट पे आना था, क्वेश्चन में ये था कि 31 दिसंबर 2018 पे आना था। हम वर्किंग 1 में आते हैं, तो हम यहाँ पे 31 दिसंबर 2018 पे आ गए हैं। हमारे पास यहाँ पे एसेट की कॉस्ट है, जो इस कॉलम की कॉस्ट है वो कितनी होगी, 178, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी नील, और हमारे पास नेट बुक वैल्यू भी होगी 178, रीवैल्यूएशन सरप्लस नील हो गया, रीवैल्यूएशन लॉस हो गया 7.7। ये हमारे साल के एंड के ऊपर जो लाइन थी, जो यहाँ पे ज्यादा वर्किंग करने की वजह से इधर उधर हो गई, तो मैंने उसको रीराइट कर लिया। अच्छा, अब आ जाते हैं इक्विपमेंट के ऊपर। ये हम 31 दिसंबर 2018 पे इसको नहीं लाए, 1/9/18 पे हमने एडिशन की थी। अब हम चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन, यानी कि 31/12/18 पे आते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अब इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन से हेल्प ले लेते हैं कि ऑफिस, ये जो इक्विपमेंट्स है इसके बारे में क्या कहता है। इक्विपमेंट के बारे में कहता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है 20% पे। तो हमारे लिए सबसे आसान काम क्या है कि जो हमारे पास स्टेट है,
हमारे पास स्टेट है 90, जो इस दफा ऐड हुआ 20% किया और इसके बनते हैं 4 मंथ। ये हमारे पास आ गई 6. ये 19 नहीं 96 है, 20% किया 4/12 किया तो ये 6.4 आ गया। अब चूंकि हमारे पास ये एसेट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, तो ये मेरे पास 190 और अकोमोलेटेड 60, हमारे पास साल के स्टार्ट में है 130। जो एसेट डिस्पोज हुआ उसकी कॉस्ट ये है, डेप्रिसिएशन ये है, इसका मतलब इसको माइनस हम करेंगे इस तरीके से कर, इस पे मैं करूंगा 20% और ये रहेगी पूरा साल, तो ये होगी 20.24, क्योंकि ये है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे साल के शुरू में नेट बुक वैल्यू 130 है, जो एसेट गया उसकी नेट बुक वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखें, इसमें से ये वाला पोर्शन निकालें, उसके ऊपर हमने 20% लगाया, ये जो नया ऐड हुआ इस पे हमने 20% अलग लगा लिया। तो इन दोनों को मैंने ऐड करना है, तो मेरे पास जो डेप्रिसिएशन की फिगर बनेगी, ये मैंने इसको ऐड किया 6.4 प्लस 20.24, ये मेरे पास आ गया 26.64। अब जो ऐसा डिस्पोज किया है, जिस डेट तक डिस्पोज किया उसकी भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी चाहिए। 40 इंटू 20%, नहीं 40 नहीं, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। 40 माइनस 15.04 इंटू 20% और 1 सितंबर 8/12, ये मेरे पास आ गई 3.84। इसमें 3.84 में ऐड करूं तो ये मेरे पास बन रही है 30.48। ये मैं डेप्रिसिएशन लिखूंगा यहाँ पे 30.48। इसका क्लोजिंग बैलेंस बन गया 75.44। ये मेरे पास क्लोजिंग 246 ही आ गया। यहाँ पे 30.48 माइनस होगा, ये मेरे पास हो गया 170.56 और ये डेप्रिसिएशन आ गई 30.48। और इस तरीके से हमारा ये एसेट भी साल के एंड पे आ गया। अब हमारे पास तीसरा एसेट भी है प्लांट। 1/11/18 पे हमने इसको खरीदा हुआ है, इसका मतलब हमने इसको भी 31/12/18 पे लाना है, डेप्रिसिएशन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन से हेल्प लेते हैं। प्लांट के ऊपर क्या है, प्लांट के ऊपर स्ट्रेट लाइन है 15 साल और मॉडल कॉस्ट है। स्ट्रेट लाइन 15 साल 699.25 15 साल, और हमारे पास 1/11, इसका मतलब 2 महीने, ये मेरे पास ऐसे आ जाएगा। डेप्रिसिएशन मेरी इसकी बन जाएगी 7.7, इसका क्लोजिंग होगा 7.7, 699.25 7.777, ये हो गया 691.48। सरप्लस नहीं है, लॉस नहीं है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, और इस तरीके से ये भी मेरा साल के एंड पे आ गया। अब हमारी सारी चीजें क्लोज हो गई। अब हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट्स बना सकते हैं। अब तीनों एसेट्स की हम वर्किंग क्लोज कर चुके हैं, तो अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि नोट प्रिपेयर करें। ओके, नोट पे आते हैं। हमें पता है नोट का फॉर्मेट क्या है। ये हमारे पास फिक्स एसेट स्केड्यूल, डिस्क्लोजर नोट, फिक्स एसेट रजिस्टर, जो भी इसका नाम वो दे आपने वो यूज करना है। हमारे पास कॉस्ट का टी अकाउंट है, डेप्रिसिएशन का, अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट है, और दोनों के ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस है। और हमें पता है कि इसके नीचे हम मॉडल लिखते हैं, यूजफुल लाइफ लिखते हैं, डेप्रिसिएशन मेथड लिखते हैं। तीन ही हमारे पास एसेट्स हैं, ऑफिस बिल्डिंग, इक्विपमेंट और प्लान। अच्छा जी, अब देख लेते हैं सवाल में कौन से साल का है। 31 दिसंबर 2018। तो साल के स्टार्ट में 1 बाई 1 करते हैं। ऑफिस बिल्डिंग को ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना है जी, ये देख लेते हैं। उसके हम टी अकाउंट से ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि ये इसका कर रहे हैं। कॉस्ट 240 है ओपनिंग अकाउंट, ये हमने यहाँ पे लिख दिया 240। ओके, सबसे आसान काम करते हैं। नोट पे गए, वर्किंग 1, क्लोजिंग बैलेंस 178, ये क्लोजिंग बैलेंस 178, क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं
170। अच्छा जी, अब साल के दरमियान इसमें क्या हुआ, इसमें कोई डिस्पोजल और डिलीशन नहीं है। अच्छा, डिस्पोजल नहीं है, डिलीशन नहीं है, एडिशन नहीं है। ओके, नोट में देखते हैं, एडिशन नहीं है, डिस्पोजल नहीं है, रीवैल्यूएशन, यस रीवैल्यूएशन है। रीवैल्यूएशन हम इस लेजर में देखें तो हमने क्या किया, 15.8 को माइनस किया और 46.2 को भी माइनस किया। इन दोनों को मैं जमा करूं तो ये मेरे पास बनता है 62, माइनस 15.2 किया, माइनस 46.2 भी किया, इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये माइनस बनता है 62। अब अगर 240 में से 62 माइनस करूं तो ये मेरे पास आ गया 178। इसी तरीके से ऑफिस बिल्डिंग का अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट देखते हैं। ये हमारे पास अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट है। ओपनिंग है मेरे पास 36, ओपनिंग है मेरे पास 36, क्लोजिंग देखते हैं। क्लोजिंग ये हो गया था नील, क्योंकि साल के एंड पे रिवॉल्यूशन थी। ओके, क्लोजिंग हो गया नील। डिस्पोजल और डिलीशन वगैरह नहीं है, एडिशन भी नहीं है। ओके, अब देखते हैं साल के दरमियान डेप्रिसिएशन कितनी हुई, पहले वो देख लेते हैं। साल के दरमियान ये डेप्रिसिएशन हुई जी 10.2। ओके, ये ड्यूरिंग द ईयर 10.2। डिस्पोज रिवॉल्यूशन की वजह से डेप्रिसिएशन का कितना इम्पैक्ट एड लेस हुआ है, तो वो हमारे पास है 46.2 कम हुआ, 46.2 कम हुआ। ओके, ये 36 और 10, 46.2 बनते, ये कम हुआ तो नील हो गया। दिस ओपनिंग माइनस दिस ओपनिंग, हमारे पास ये आ गया 204। दिस क्लोजिंग माइनस दिस क्लोजिंग, ये आ गया 178। तो अगर आप गौर करें, हमने इस वैल्यू वाले टी अकाउंट को सारा उठाया, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन वाले टी अकाउंट को सारा उठाया, यहाँ पे ये वैल्यू का टी अकाउंट है और ये हमारा अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट है वर्किंग नोट से। तो हमारी गेम आसान होगी। अब अगले एसेट पे चलते हैं, इसकी चीजें लिख लेते हैं। इसका मॉडल था रिवॉल्यूशन, इसका मॉडल क्या था जी, रिवॉल्यूशन इसका मॉडल था। लाइफ इसकी 20 थी और डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन, लाइफ इसकी 20 और स्ट्रेट लाइन में था। अगले एसेट पे चलते हैं, इक्विपमेंट पे। इक्विपमेंट हमारे पास कहाँ पे है जी, ये है हमारे पास इक्विपमेंट। इसका साल के शुरू में कितना बैलेंस था, 190, ये हमने लिख लिया 190। क्लोजिंग कितना है, 246, क्लोजिंग है जी 246। यहां पे कोई एडिशन डिलीशन हुई है, हमारा एक एसेट डिस्पोज हुआ है जिसकी वैल्यू है 40। ओके, ये आ गया डिस्पोजल 40, फिर हमारा एडिशन हुई है 96। यहाँ पे रीवैल्यूएशन नहीं है, तो इसमें इसको ऐड करें, इसको लेस करें तो ये 246 बनेगा। आगे चलते हैं, डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 60, डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 60, डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस कितना है जी 75.44, 75.44। दरमियान में डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन रिवर्स हो रही है 15.4 से, ये डिस्पोजल वाला है 15.4 से 15.04 से 15.04 से ये रिवर्स हो रही है। ओके, आगे चलते हैं, फिर देखते हैं उस लाइन में क्या हुआ है। ये हमारी डिस्पोजल से लेस हुई। अब हम आते हैं डेप्रिसिएशन के ऊपर। तीनों डेप्रिसिएशन को अगर इकट्ठा हमने जब किया था तो 30.48 बनी थी, वो हम लिख लेंगे 30.48। इसमें इसको ऐड करें, इसको लेस करेंगे तो ये मेरे पास बन गई 75.44। अब दिस ओपनिंग माइनस दिस ओपनिंग इज इक्वल टू 130, दिस क्लोजिंग माइनस दिस क्लोजिंग इज इक्वल टू 170.56। अच्छा, इसको टैली करने का एक और तरीका भी होता है, ये वाला और ये वाला। नेट बुक वैल्यू को अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो यहाँ पे नेट बुक वैल्यू का क्लोजिंग 178 और यहाँ पे 170.56, ये आपके
यहाँ पे मैच कर रहे हैं, बिल्कुल मैच कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। अब चलते हैं प्लांट पे। प्लांट की ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? नहीं, इसका भी रह गया। इसका मॉडल था कॉस्ट, मॉडल इसका है कॉस्ट, इक्विपमेंट लाइफ है 20 साल और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 20 साल और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 20 साल और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, बिल्कुल ठीक हो गया। तीसरे एसेट पे चलते हैं। साल के शुरू में कोई बैलेंस नहीं है क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर है। ओके, ओपनिंग नहीं है। क्लोजिंग, क्लोजिंग है जी 699.25, 699.25। साल के दौरान क्या हुआ? एक एडिशन हुई 699.25 की। एडिशन है मेरे पास ये 699.25, डिलीशन नहीं हुई, रिवॉल्यूशन नहीं हुई। ओके। डेप्रिसिएशन भी साल के शुरू में जब एसेट नहीं था तो उसकी ओपनिंग कोई नहीं है। साल के दौरान कितनी डेप्रिसिएशन हुई? 7.77, 7.77। डेप्रिसिएशन डिस्पोजल वगैरह नहीं है, रिवॉल्यूशन नहीं है, तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस भी यही है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, क्लोजिंग बैलेंस यही है। अब दोनों का ओपनिंग नहीं है तो यहाँ पे नीला आ जाएगा। दिस क्लोजिंग माइनस दिस क्लोजिंग इज इक्वल टू 691.48। ये आपके नेट बुक वैल्यू का क्लोजिंग के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल यही है। इसका मतलब ये भी हमारा ठीक है। अब क्वेश्चन में जाके देखते हैं। कॉस्ट मॉडल है 15 साल है और स्ट्रेट लाइन है। कॉस्ट मॉडल 15 साल और स्ट्रेट लाइन। कॉस्ट मॉडल 15 साल और स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से हमारा हो जाता है नोट कंप्लीट। अब नोट कंप्लीट करने के लिए अगर आप देखें तो आप साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते जाएं, हर एसेट का इंडिविजुअल ये वर्किंग नोट बनाएं, प्लस जब आपके पास अदर स्टैंडर्ड्स आए उसमें जो फॉर्मेट थे वो ड्रॉ करें और जस्ट वैल्यू पुट करें। उसके रिजल्ट्स भी इन वर्किंग नोट्स में अगर आप डाल देंगे तो आपके ये, जैसे ये प्लांट का बन गया, जैसे ये बिल्डिंग का बन गया, जैसे इक्विपमेंट का बन गया, ये बनने के बाद इसी वर्किंग नोट्स में से इस सवाल की रिक्वायरमेंट थी नोट, हमने नोट बना देना ये वैल्यू वाला टी अकाउंट, ये टोटल्स आ जाएंगे। उस टी अकाउंट में जितनी मूवमेंट हुई वो सारी आ जाएगी। ये डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट, उसमें जो मूवमेंट हुई वो सारी हो जाएगी। इसका ओपनिंग, इसका ओपनिंग, इसका क्लोजिंग, इसका क्लोजिंग, डिफरेंस यहाँ पे आ जाएंगे। नीचे हमने मॉडल यूजफुल लाइफ डेप्रिसिएशन मेथड लिख देना है, तो हमारा वर्किंग नोट कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब है इन सवालों को करने की शर्त ये है कि ये एक एक लाइन आप क्वेश्चन की पढ़ते जाएं, आप ये वर्किंग नोट बनाएं, तब आपकी गेम आसान हो जाएगी। इसी, ये जो हम वर्किंग नोट की बात कर रहे हैं, जैसे हमने नोट बनाया, इसी से हम एंट्रीज भी इजीली कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा है। दिस इज कंप्लीट नाउ। अब ये याद रहेगा कि आपने इम्पेयरमेंट टेस्ट की तरफ जाना है, आपने रिवैल्यूएशन की तरफ जाना है, तो आपको क्वेश्चन में से कुछ इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी कि उसने क्या गाइड किया है। अगर उसने कुछ गाइड नहीं किया तो सजेस्टेड ये है कि आप 16 की तरफ जाएं। अगर उसने कह दिया इम्पेयरमेंट टेस्ट करें तो आप फिर 36 की तरफ जाएं। अगर उसने कह दिया कि रिवोल्यूशन मॉडल लगाएं तो फिर आप 16 की तरफ जाएं। अगर उसने कुछ नहीं कहा तो फिर सजेस्टेड ये है कि आप 16 के ऊपर रहें। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप 36 की अजम्पशन लेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, वो भी ठीक होगा, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि आप 16 पे रहें, क्योंकि जो आई कैप के क्वेश्चंस का ट्रेंड देखा है और उसके जो सोल्यूशन देखे हैं और जो सजेस्टेड सोल्यूशन आते हैं वो 16 की तरफ रहता है। तो हमने चूंकि तैयारी करने के साथ लॉजिक भी क्लियर करनी है और पेपर भी पास करना है, तो आपने 16 की तरफ अपना जो टिल्ट है, अपना जो झुकाव है, आपने 16 की तरफ रखना है अगर कोई इंफॉर्मेशन ना हो। जैसे इस क्वेश्चन में उसने बता दिया था कि रिवैल्यूएशन लगाओ और नेट रिप्लेसमेंट वाले मेथड लगाओ, तो हमने वो लगा दिया। ये मैं बातें कर रहा हूँ, अगर वो कुछ ना बताए तो 36 और 16 में से आपने 16 चूज करना। लेकिन अगर वो कह दे कि इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाओ, फिर आपने 36 ही लगाना।